नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के विशेष कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। बातचीत शुरू करने के पहले एक छोटी सी अपील। सत्य हिंदी एक कोशिश है ईमानदार, निडर और निर्भीक पत्रकारिता की। हम अपने उन लाखों दर्शकों के शुक्रगुजार हैं जो लाखों की संख्या में हमारे कार्यक्रमों को देखते हैं और हमारी हौसला अफजाई करते हैं। हम उनसे एक और छोटी सी गुजारिश करना चाहते हैं, आप न केवल हमारे कार्यक्रम देखें बल्कि अगर संभव हो सके तो आप हमारे वीडियोस को बड़ी संख्या में डिस्ट्रीब्यूट करें, सर्कुलेट करें और शेयर करें। हमारे लिए बहुत बड़ी मदद होगी और पत्रकारिता के लिए आपका बड़ा योगदान। और अब आज की बातचीत शुरू करते हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव हुए विधानसभा के काफी लंबे समय के बाद, बल्कि ये कहें कि 2016 के बाद पहली बार वह विधानसभा के चुनाव हुए हैं। इस बीच जम्मू कश्मीर में बहुत कुछ बदल गया। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटा दिया गया। जम्मू कश्मीर को का जो राज्य का दर्जा था उसकी जगह उसको यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया। और लंबे समय तक जम्मू कश्मीर में ऐसे हालात पैदा रहे जिसकी वजह से लोगों ने कहा कि जम्मू कश्मीर को एक तरीके से जेल में कन्वर्ट कर दिया गया। लेकिन इस बीच वहां पे डीडीसी के चुनाव हुए, फिर लोकसभा के चुनाव हुए और अब विधानसभा के चुनाव हुए। विधानसभा के चुनाव में 60% से ज्यादा संख्या में लोगों ने वोट डाले, जो इस बात का प्रतीक और प्रमाण दोनों ही है कि जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र को लेकर एक लालसा है। लोग बड़ी मात्रा में हिस्सा लेना चाहते थे और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को जबरदस्त तरीके से स्वागत वहां पे हुआ है। लेकिन चुनाव के नतीजे आए। उस चुनाव के नतीजे में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिला है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जम्मू की पार्टी बन के रह गई है। इस बीच सीएसडीएस और लोकनीति ने जम्मू कश्मीर की मिजाज को समझने के लिए चुनाव के दौरान जो सर्वे किए हैं वो बहुत कुछ आई ओपनर है, बहुत कुछ कहानी कहते हैं, बहुत दिलचस्प बातें हमारे सामने रखते हैं। और देश के लोगों को ये जानने का पूरा हक है कि दरअसल जम्मू कश्मीर के लोग क्या सोचते हैं और जम्मू के लोग क्या सोचते हैं, कश्मीर के लोग क्या सोचते हैं। क्योंकि जम्मू और कश्मीर के बीच में एक बहुत बड़ा विभाजन भी इस सर्वे के माध्यम से दिखाई पड़ा है। साथ ही साथ जो नतीजे आए हैं उसने भी स्पष्ट किया है कि जम्मू में भारतीय जनता पार्टी का कोई जोड़ नहीं है, लेकिन कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी का कोई अस्तित्व ही नहीं है। जो पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी जम्मू में जिसको 28 से ज्यादा सीटें मिली, लोकसभा की 28 से ज्यादा सीटें मिली, वो पार्टी घाटी में अपना खाता भी नहीं खोल पाती है और बमुश्किलन उसको 2.5% के आसपास वोट मिलता है। तो दो अलग अलग मिजाज के इलाके हैं। हम लोकनीति के नेशनल कोऑर्डिनेटर डॉक्टर संदीप शास्त्री से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो सर्वे हुआ है इसके माध्यम से हम क्या कुछ देशवासियों को बता सकते हैं, क्या जम्मू और कश्मीर के लोग सोचते हैं। डॉक्टर संदीप शास्त्री, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। सबसे पहले तो ये जो सर्वे आपने किया है, इस सर्वे की खास बातें क्या हैं जिससे एक देश वालों को एक अंदाजा लगे कि दरअसल ये सर्वे कहता क्या है। धन्यवाद आशुतोष जी, आपके कार्यक्रम में बुलाने के लिए। और मुझे बहुत खुशी होती है कि जो हमने जम्मू एंड कश्मीर में एक समीक्षा की उसके बारे में आपके साथ और आपके दर्शकों के साथ मैं बात कर सकता हूं। मैं प्रारंभ में ही यही कहूंगा कि ये एग्जिट पोल नहीं था, क्योंकि लोकनीति सीएसडीएस एग्जिट पोल नहीं करती है। हमने एक सर्वे राज्य में किया था चुनाव के बाद, लेकिन परिणाम से पहले, ताकि हमें लोगों का एक मूड क्या है पता चले। हमारा उद्देश्य यह रहता है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा लोगों को बताना नहीं हमारा उद्देश्य है, क्योंकि वो तो चुनाव के काउंटिंग के दिन सबको पता चल जाता है। लेकिन ये बात बताना कि इस तरह से फैसला क्यों हुआ। आपका प्रश्न को वापस में जाते हुए मुझे लगता है इस फैसला में 2-3 बात स्पष्ट उभर आते हैं। पहली बात, जम्मू एंड कश्मीर में विधानसभा के लिए चुनाव जो 10 साल के बाद हुआ है, उस चुनाव में एक स्पष्ट रूप से लोगों ने कहा है कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस में हमें विश्वास है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस को हम सपोर्ट करेंगे, डेमोक्रेटिक प्रोसेस में हम भाग लेंगे। ये एक बहुत ही अहम बात है मेरे लिए, ये सपोर्ट जो लोगों ने दिया है।
दूसरी बात, ज्यादातर लोगों ने कहा कि इस चुनाव में हमारा भागीदारी एक प्रमुख कारण के लिए है कि हम हमारे लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स चुन सके, ताकि हमारी समस्याएं क्या हैं, हमें हमारी आशाएं क्या हैं, हमारे लोकल रिप्रेजेंटेटिव को हम बता सकते हैं, क्योंकि 5 साल से वो लोकल रिप्रेजेंटेटिव हमने इलेक्ट नहीं किया। सो उस कारण से भी ये चुनाव बहुत महत्व का है। और तीसरी बात, राज्य में अब इस पूरे एरिया में चुनाव हुआ, लेकिन जम्मू का एक फैसला और कश्मीर घाटी का एक फैसला में बहुत ही अंतर था। दोनों जगहों में लोगों ने मतदान किया, काफी संख्या में मतदान किया, पर जिस आशा से लोगों ने जम्मू में किया और जिन आशाओं को ध्यान में रखते हुए कश्मीर घाटी में किया, वो एक स्पष्ट फर्क लग रहा है। और इसी बात के लिए शायद जो मुख्यमंत्री बनने चले हैं उमर अब्दुल्ला, चुनाव के रिजल्ट्स के दिन पे ही उन्होंने इस बात को कही कि मेरा एक मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो डिफरेंसेस जो हैं उसको कम करूं और जम्मू रीजन को भी मैं रिप्रेजेंटेशन दूं मेरे सरकार में। ये सरकार सिर्फ कश्मीर के लिए सरकार नहीं है, ये सरकार जम्मू एंड कश्मीर की सरकार है, और वो अगर वो इंप्लीमेंट करें तो मुझे लगता है जो ये डिफरेंस है काफी कम होने की एक संभावना है। बिल्कुल। डॉक्टर शास्त्री, थोड़ा सा अगर आप हल्का सा सेंटर में आ जाएं तो आपकी तस्वीर और अच्छी आएगी। दरअसल जम्मू कश्मीर के अंदर जो विधानसभा के चुनाव हुए उसमें 90 सीटों में 47 सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस और माफ करिएगा नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने 40 सीटें जीती हैं। उसने घाटी में 47 सीटों पर चुनाव लड़ा था और घाटी में से 40 सीटें उसको मिली हैं। जम्मू में उसने 43 सीटों पर चुनाव लड़ा था, सिर्फ 8 सीटों पर उसको जीत हासिल हुई। तो हम ये कह सकते हैं 90 में से 48 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को मिली हैं। उसको कश्मीर में 41.08% वोट मिला है, जबकि जम्मू में 30.67%। उधर भारतीय जनता पार्टी को घाटी में यानी कश्मीर में एक भी सीट जीतने को नहीं मिली, सिर्फ 2.17% वोट ही इसको मिला है, जबकि उसको जम्मू में 29 सीटें उसने जीती हैं, 45.23% वोट मिला है। यानी घाटी का परसेप्शन बीजेपी के बारे में और जम्मू का परसेप्शन बीजेपी के बारे में बिल्कुल अलग है। और ये अपने आप में एक बहुत जबरदस्त कहानी भी कहता है। ये जो डिवीजन है राजनीतिक पार्टियों के बीच में कि एनसी कांग्रेस घाटी में डोमिनेंट है पूरी तरीके से, बीजेपी एक भी सीट नहीं जीत पाती, लेकिन जम्मू में एनसी और कांग्रेस की हालत खराब हो जाती है। इसका क्या अर्थ निकलता है आपको? ये मुझे लगता है देश में किसी और राज्य में इस तरीके का डिवीजन नहीं दिखाई पड़ता। आपकी बात को मैं मानूंगा आशुतोष जी कि जम्मू और कश्मीर में जिस तरह का पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स और जिस तरह की पॉलिटिकल एटीट्यूड्स, जिस तरह की इलेक्टोरल प्रेफरेंसेस लोगों की है, काफी अलग है और आप ये फर्क देख सकते हैं। और आशुतोष जी, मैं आपके दर्शकों को ये याद दिलाऊंगा कि ये केवल इस चुनाव में आप नहीं देख रहे हैं, पिछले लोकसभा चुनाव में भी आप ये फर्क देखेंगे कि जम्मू के लोकसभा स्थान पिछली बार बीजेपी जीती थी और कश्मीर रीजन में जो स्थान थे वहां पे एनसी ने कई सीट्स जीते थे और इंडिपेंडेंट ने एक सीट जीती थी। सो ये डिवीजन काफी समय से चलता आ रहा है और इस बार का विधानसभा चुनाव जो हुआ है वो डिवीजन को और स्पष्ट रूप से उसने दिखाई है। जम्मू में देखिए, लोकसभा चुनाव में बीजेपी को दोनों सीट मिली थी, पर अब जब विधानसभा पे आते हैं ये डिफरेंशिएशन हो जाता है बिटवीन हिंदू मेजॉरिटी एरियाज और मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज। एंड हिंदू मेजॉरिटी एरियाज में बीजेपी का एक स्वीप आप देखते हैं, वेरेज जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज है वहां पे कांग्रेस और एनसी के थोड़े सीट्स आप देखेंगे। पर जम्मू, आप जब कश्मीर घाटी को आएंगे, वहां बीजेपी ने एक प्रयत्न किया था इस बार कैंडिडेट्स वहां पे खड़ा करने के लिए और
उन्होंने होप किया था कि अकाउंट शायद ओपन करेंगे, पर इस बार वो नहीं हुआ और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का एक वेरी स्ट्रांग प्रेजेंस आप इस रीजन में देखेंगे। और जितने लोगों ने सोचा कि जो नई छोटी पार्टियां उभरी हैं और इंडिपेंडेंट्स जो आएंगे उनकी संख्या काफी होगी, पर उनकी संख्या है, पर जितनी एक्सपेक्टेशन थी उतनी नहीं हुई, जिस कारण से मुझे लगता है ये अलायंस को एक स्पष्ट मेजॉरिटी मिलने का एक माहौल तैयार हुआ और एक स्पष्ट मेजॉरिटी एक अलायंस को वहां मिल गई है। वो आप ये जम्मू में और कश्मीर में फर्क देखेंगे, पर ओवरऑल मैं कहूंगा एक अलायंस को स्पष्ट मेजॉरिटी मिलना आई थिंक मुझे लगता है पॉलिटिकल प्रोसेस के लिए अच्छी बात है। और जिन बातों को उमर अब्दुल्ला ने एम्फसाइज किया है कि मैं अभी 370 को साइड में रखूंगा, अभी मैं स्टेटहुड पे ज्यादा महत्व दूंगा और मेरी उद्देश्य यह रहेगी कि केंद्र सरकार के साथ अच्छे संबंध बनाए रखे, वो उन्होंने जो पॉइंट कही है। और अगर आप हमारी सर्वे को भी देखेंगे, सर्वे में भी द डिमांड फॉर रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड एक बहुत ही बड़ा मसला है और लोगों ने उसको सपोर्ट किया है। लोगों को हमने 2-3 तरीकों से जब प्रश्न पूछा कि विच सिचुएशन आपको लगता है इज बेस्ट सूटेड फॉर द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उन्होंने स्टेटहुड की बात की। जब लोगों को पूछा गया कि जम्मू कश्मीर की समस्याओं को हल करने के लिए विच इज द बेस्ट मेथड, स्टेटहुड के बारे में लोगों ने बात किया। जब स्टेटहुड पे एक राज्य में सभी मेजर पार्टियों के बीच में एक कंसेंसस जब है, तो लगता है कि वो एक मेजर इश्यू अब बन जाएगा। और उसी बात को उमर अब्दुल्ला ने भी उठाया है कि जब बीजेपी भी स्टेटहुड की फेवर में है और प्रधानमंत्री ने ये प्रॉमिस किया है अपने कैंपेन में कि स्टेटहुड को हम भी मानते हैं और सही समय पे वो स्टेटहुड आएगा। और उमर अब्दुल्ला ने ये होप एक्सप्रेस किया है कि दैट विल बी सूनर देन लेटर। डॉक्टर शास्त्री, बातचीत को आगे बढ़ाने के पहले और जो राज्य का दर्जा है उस पर आने के पहले और आपके जो सर्वे उसका डेटा देने के पहले, मैं एक छोटा सा सवाल मेरे मन में यह है कि अगर आप जम्मू रीजन में देखें तो एनसी और कांग्रेस को 30.67% वोट मिलता है। हालांकि सीटें उनको बहुत कम मिली हैं, लेकिन 30.67 सब्सटेंशियल नंबर ऑफ वोटर्स उनको पसंद करते हैं। इसका मतलब ये, हालांकि कश्मीर से जब तुलना करें तो 41.08% है। लेकिन जब हम बीजेपी की बात करते हैं तो बीजेपी जम्मू एरिया में 45% के आसपास वोट पाती है, लेकिन घाटी के अंदर सिर्फ 2.17%। इसका क्या कारण आप समझते हैं? आशुतोष जी, आप भी चुनाव कैसे होते हैं, नतीजे कैसे आते हैं, उसमें भी आपका एक्सपर्टीज है। हमारे फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में एक देखिए, लूजर को भी स्थान शायद नहीं मिलेंगे, लेकिन उसको वोट काफी मिलते हैं। अगर मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्शन करूं तो हरियाणा में देखिए सिर्फ 1% का वोट फर्क है बीजेपी और कांग्रेस में, लेकिन देखिए सीट फर्क कितना हो गया है। वही कहानी आप जम्मू और कश्मीर अलग अलग से देखते हैं। जम्मू में बीजेपी ज्यादा सीट जीती है उनके वोट को कंपेयर करें, क्योंकि जहां जहां बीजेपी जीती है जम्मू में वहां पे सेकंड कैंडिडेट ज्यादातर एनसी कांग्रेस के कॉम्बिनेशन अलायंस के कोई कैंडिडेट रहे हैं और उन्होंने वो सब सीट हारे हैं, लेकिन वहां वोट शेयर अलायंस को वहां मिला है। सीट्स जम्मू में कम मिला होगा, लेकिन वोट शेयर उनका जम्मू रीजन में रहा है और बीजेपी का वोट शेयर के 7 सीट्स भी वहां उन्हें मिले हैं। दूसरी तरफ अब कश्मीर को जाएं तो कश्मीर में एनसी कांग्रेस कैंडिडेट्स जहां जीते हैं, आप देखिए वहां दूसरे स्थान में वहां के नए पार्टीज और इंडिपेंडेंट्स ज्यादा रहे हैं और बीजेपी कम रही है। कई कम स्थानों पे बीजेपी दूसरे स्थान पे आई है। ज्यादातर दूसरे स्थान पे जो लोकल पार्टीज हैं, पीडीपी हो या नए पार्टीज जो उभरे हैं,
उनको वो दूसरा स्थान मिला है या इंडिपेंडेंट्स को जो दूसरा स्थान मिला है, और बीजेपी को कम स्थानों में दूसरा स्थान मिला है। और वो एक्सप्लेन करता है कि कश्मीर घाटी में वो वोट डिफरेंस का परिणाम क्या सीट में क्यों ट्रांसफर नहीं हुआ बीजेपी के। ये जो बात आपने कही है, अगर अब हम आए इस बारे में कि कश्मीर समस्या का समाधान क्या हो सकता है, जब लोगों से सवाल पूछा गया तो उसमें कई सारी चीजें थी कि राज्य का दर्जा, जम्मू कश्मीर को ऑटोनॉमी मिलने का दर्जा, जो पार्टियां पहले की तरह काम करती थी उस तरीके से काम करें, पाकिस्तान से बेहतर रिश्ते, सेना को और कड़ाई से काम करने के लिए कहने का आदेश दिया जाए, एलजी को और अधिकार दिया जाए। तो इसमें राज्य का दर्जा को 60% लोग इस बात से सहमत है कि राज्य का दर्जा 60% लोगों को मिलना चाहिए। जम्मू कश्मीर को स्वायत्तता और मिलनी चाहिए, 41% की बात करते हैं। पार्टियां पहले की तरह काम करें, 22% लोग मानते हैं। पाकिस्तान से बेहतर रिश्ते, 20% लोग कहते हैं। सेना को ज्यादा कड़ा रुख अख्तियार करने की बात है तो 16%, और एलजी को और अधिकार देने की बात सिर्फ 9% लोग इस बारे में बात करते हैं। तो ये दो चीजें बड़ी स्पष्ट है, राज्य का दर्जा और ऑटोनॉमी 41% एंड 60%, इट इज ए प्रीटी हाई नंबर, जबकि एलजी को अधिकार सिर्फ 9% लोग हैं। व्हाट डज इट इंडिकेट? आशुतोष भाई, क्योंकि ये बहुत ही अहम सवाल था, इस सवाल को हमने 2-3 बार सर्वे में पूछा है और 2-3 अलग अलग तरीकों से हमने पूछा है। जो प्रश्न की आप बात कर रहे हैं कि विच इज द बेस्ट, लोगों ने वहां, जैसे आपने कहा 60% प्लस कह रहे हैं कि 10 में से 6 लोग कह रहे हैं कि राज्य को स्टेटहुड मिले तो वो बेहतर होगा, और स्टेटहुड के साथ वो ऑटोनॉमी का सवाल जुड़ जाता है कि आप अगर यूनियन टेरिटरी से स्टेटहुड को जाएं तो ऑटोमेटिकली ऑटोनॉमी थोड़ी ज्यादा हो जाती है। इसी प्रश्न को हमने और एक तरीके से जब पूछा कि क्या कश्मीर में गवर्नेंस इंप्रूव करने के लिए आप कौन सा सिस्टम प्रेफर करते हैं, और वहां पे 3 ऑल्टरनेटिव्स थे, कंटिन्यू एज यूनियन टेरिटरी, डजंट मेक अ डिफरेंस, एंड बिकम अ स्टेट। एंड वहां पे 2/3 लोगों ने कहा बिकम अ स्टेट, और बहुत कम लोगों ने कहा कंटिन्यू एज अ यूनियन टेरिटरी। सो ये भी हमें ये 2-3 अलग अलग तरीकों से वो वही प्रश्न को जब हमने पूछा तो स्टेटहुड पे एक कंसिस्टेंट सपोर्ट हम देखते हैं। वो सपोर्ट थोड़ी ज्यादा कश्मीर घाटी में रही होगी, पर वो सपोर्ट जम्मू रीजन में भी था। जो जम्मू रीजन में उसका सपोर्ट थोड़ा घाटी से थोड़ा कम था, पर सपोर्ट नहीं था वो बात नहीं है। यहां पे भी मेजॉरिटी ऑफ पीपल, जम्मू में भी क्लोज टू अ मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हैव सेड स्टेटहुड इज द सॉल्यूशन। सो बट उससे काफी ज्यादा लोगों ने घाटी में कहा कि स्टेटहुड इज द सॉल्यूशन। सो स्टेटहुड पे एक तरह से एक कंसेंसस बिल्डअप हो जाता है जम्मू में भी और कश्मीर में भी, और मेन स्ट्रीम पार्टीज, जो 3 मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, तीनों ने इस बात का जिक्र अपने चर्चा में किया था, अपने कैंपेन में किया था। तो उसी आधार पे आज अमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि जिस बात पे मेजर पार्टीज की कंसेंसस हैं वहीं से हम शुरू करते हैं, इसलिए उस बात पे वो एम्फसाइज इतना कर रहे हैं। बिल्कुल डॉक्टर शास्त्री जो बात कह रहे हैं, दरअसल अपने दर्शकों को बता दूं कि उनके सर्वे में ये बात स्पष्ट है कि 10 में से सिर्फ एक आदमी ने ये कहा कि यूनियन टेरिटरी शुड कंटिन्यू, यानी 10 में से सिर्फ एक शख्स ने यह कहा कि यूनियन टेरिटरी कंटिन्यू होनी चाहिए, ऐसा उनके सर्वे से स्पष्ट तौर पर सामने आया है। अब अगर हम बातचीत करें कि वो कौन कौन से मुद्दे थे जिस पर लोगों की जब राय ली गई तो उनका क्या कहना था, कश्मीर के लिए आज सबसे बड़ी समस्या क्या है, जो राज्य की बात है और ऑटोनॉमी की बात, उसके अलावा जैसे चाहे बिजली सप्लाई का मसला हो, महंगाई हो, भ्रष्टाचार हो, आतंकवाद हो, बेरोजगारी हो, क्या लगा आपको? आशुतोष भाई, जम्मू एंड कश्मीर के लोग देश के दूसरे लोगों के जैसे ही सोचते हैं, कोई फर्क नहीं है, और जम्मू और कश्मीर के लोग के विचार में कोई फर्क नहीं। बेरोजगारी की मुद्दा सबसे ऊपर आई, बेरोजगारी के मुद्दा का, उस समस्या का हल ढूंढना, वो सबसे बड़ा समस्या लोगों ने कहा, और उसके बाद महंगाई और
इन्फ्लेशन, इन दोनों के बारे में लोगों ने कहा। जो आप देखें, जब भी हमने पिछले 30 सालों में देश में हो, राज्य में हो, किसी भी राज्य में हो, जब हमने समीक्षा की, टॉप 5 इश्यूज में ये 3 इश्यू हमेशा आते हैं। एक भी चुनाव नहीं है जब इन 3 इश्यूज पहले 5 इश्यू में नहीं आते हैं। कभी कभी पहला होता है, कभी कभी दूसरा होता है, कभी कभी चौथा होता है, पर पहले 5 इश्यूज में ये 3 इश्यू जरूर आएंगे। और ये आप जम्मू कश्मीर में भी देखेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट सबसे पहली समस्या लोगों ने बात की, प्राइस राइज और इन्फ्लेशन, इनके बारे में भी लोगों ने बात की। ये थे ऊपर के टॉप 3 मुद्दे। और ये जम्मू हो या कश्मीर हो, ये तीनों मुद्दों के बारे में चर्चा आप जम्मू में भी देखेंगे, कश्मीर में भी। दर्शकों को बता दें, दरअसल इस सर्वे में जब सबसे बड़े मुद्दे के बारे में पूछा गया तो बिजली सप्लाई के बारे में लोगों का कहना है, 43% लोगों का बिजली सप्लाई बढ़ी है पिछले सालों में। महंगाई बढ़ी है, 86% लोग ये बात कह रहे हैं। भ्रष्टाचार बढ़ा है, 36% लोग ये बात कह रहे हैं। आतंकवाद में बढ़ोतरी हुई है, 15% लोग ये बात कह रहे हैं। रोजगार के मौके 10% और सुरक्षा 22%। यानी रोजगार के मौके बिल्कुल नहीं बढ़े, सिर्फ 10% लोग ये कह रहे हैं कि रोजगार के मौके बढ़े। और आतंकवाद एक मैं पॉइंट ऐड करूं यहां, जो आप बात कर रहे हैं, जो मैं चर्चा कर रहा था इससे पहले, जब लोगों को पूछा गया कि सबसे बड़ी समस्या कौन सी है, उस संदर्भ में लोगों ने जो बात मैंने कहा वो कही। जो आपने अभी जिक्र किया वो प्रश्न था कि इन मुद्दों पे जो आपने अभी बताया, पिछले 5 सालों में क्या परिस्थिति अच्छी हुई है, वैसे ही रही है, या और बुरी हुई है। उस संदर्भ में लोगों ने कहा कि महंगाई बढ़ी है, अनएम्प्लॉयमेंट 70% लोगों ने कहा परिस्थिति और बिगड़ गई है। और उन सब पॉइंट्स में एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो लोगों ने कहा कम हुई है, उसके बारे में बात करते करते काफी लोगों ने कहा कि टेररिज्म पिछले 5 साल में कम हुई। बट जैसे आपने कहा, काफी जो रोज के मुद्दे हैं, वो बेरोजगारी हो, वो महंगाई हो, उस पे लोगों का विचार था कि परिस्थिति काफी बिगड़ गई। बिल्कुल। जम्मू कश्मीर में एक बड़ा मुद्दा था, में सवाल पूछा कि धारा 370 को रिस्टोर करने का कारण क्या है। तो 29% लोगों ने यह कहा कि इससे जम्मू कश्मीर के विकास में मदद मिलेगी। 28% लोगों ने कहा कि इससे जो जम्मू कश्मीर की कल्चरल आइडेंटिटी है उसको उसमें मदद मिलेगी। और 40% लोगों ने कहा कि जो लोगों के जम्मू कश्मीर में जो जमीन है उसको बरकरार रखने में मदद मिलेगी। ये क्या इंडिकेट करता है, यानी जमीन बरकरार रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है वनस्पति के आइडेंटिटी और डेवलपमेंट के? पहली बात इस पे आशुतोष मैं कहूंगा, ये वेरी हाई परसेंटेज इसके सपोर्ट में आप कश्मीर वैली में देखेंगे। जम्मू में भी सपोर्ट था, पर जिस इंटेंसिटी से कश्मीर में इस इश्यू पे सपोर्ट था, वहां पे आप स्पष्ट फर्क देखेंगे। और मुझे लगता है कि ये सपोर्ट कश्मीर वैली में इस तरह, क्योंकि लोग पहले की परिस्थिति को ज्यादा देखते हैं और उसी डेवलपमेंट्स को ध्यान में रखते हुए ये इस विषय के बारे में बात करते हैं। लेकिन जैसे मैं मानता हूं उमर अब्दुल्ला जी ने भी कहा, शुरुआत करते हैं स्टेटहुड से और आगे दूसरे प्रश्नों के बारे में बात करते हैं, उन्होंने कहा। सो अब मुझे भी लगता है कि अभी जिस तरह की सरकार बन रही है, दी फर्स्ट स्टेप्स विल बी टुवर्ड्स स्टेटहुड। लेकिन जैसे मैंने कहा, जम्मू में थोड़ा ज्यादा उसका इन्फ्लुएंस आप देखते हैं, कश्मीर में बहुत ही हाई परसेंटेज ऑफ पीपल इज रेस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बारे में बात करते हैं।
एक सवाल पूछूंगा, लेकिन उसके पहले अपने दर्शकों को एक जानकारी दे दूं। जब ये पूछा गया कि धारा 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर पे इसका क्या असर पड़ा, तो 40% लोगों ने कहा कि यहाँ पे जो विकास है उसमें तेजी आई है, कानून व्यवस्था की स्थिति पहले से बेहतर हुई है, 40% लोग कह रहे हैं। टूरिज्म बढ़ा है, ऐसा 44% लोग कह रहे हैं। और लोगों के बीच में और जम्मू और कश्मीर के लोगों के बीच में जो रिश्ते बेहतर हुए, ऐसा कहने वालों की संख्या 23% है। और सरकार की सरकारी डिपार्टमेंट या विभाग की एफिशिएंसी बढ़ी है, ऐसा कहने वाले 31%। आखिरी सवाल यह है कि जब जम्मू कश्मीर की बातचीत होती तो लोग ये कहते हैं कि केंद्र की सरकार जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ भेदभाव करती है। तो आपने पहले की सरकार और अभी की सरकार पर सवाल पूछा, क्या लगा आपको उसमें? इसमें अगेन जम्मू और कश्मीर के बीच में एक बहुत ही बड़ा फर्क था। जम्मू का लोगों का मानना था कि पिछले सरकारों ने जम्मू को जितना महत्व देना चाहिए था नहीं दिया गया, और घाटी में वो विचार था कि जम्मू को ज्यादा महत्व अभी दिया गया जा रहा है और हमें कम दिया जा रहा है। सो ये फर्क जम्मू और कश्मीर में लोगों के विचार में, क्या जम्मू के लोग कश्मीर पे जितना महत्व सरकार दे रही है वो ज्यादा दे रही है, कम दे रही है। दोनों एरियाज में आप देखेंगे कि लोगों को लगता है कि दूसरे एरिया में ज्यादा महत्व मिल रहा है हमारे एरिया से। सो ये एक, मुझे लगता है सबसे बड़ी चैलेंज स्टेटहुड के प्रश्न पे आगे जाने के बाद सबसे बड़ा चैलेंज जो सरकार फेस करेगी, जम्मू एंड कश्मीर की जो सरकार फेस करेगी, ये होगी कि दोनों रीजन्स को कैसे जोड़े और कैसे, जो अमर अब्दुल्ला ने कही, सरकार कश्मीर केवल की सरकार नहीं होगी, वो सरकार जम्मू एंड कश्मीर की होगी। उस बात को प्रैक्टिस में लाना, वो मुझे लगता है वुड बी अ ह्यूज एक्सपेक्टेशन। मैं उसको चैलेंज नहीं कहूंगा, दैट विल बी अ ह्यूज एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द कमिंग गवर्नमेंट। बिल्कुल। दर्शकों को बता दें कि दरअसल सरकार के द्वारा भेदभाव के सवाल पर जब पूछा गया तो पहले की सरकार पर 16% लोगों का कहना था कि भेदभाव करते थे, और मौजूदा सरकार 20%। घाटी में पहले की सरकार के बारे में 12% लोग ऐसा मानते थे, जम्मू में 20%। मौजूदा सरकार के यानी मोदी सरकार के बारे में घाटी में 23% लोग मानते हैं कि उनके साथ भेदभाव होता था, और जम्मू में 16%। से डॉक्टर संदीप शास्त्री, आपने अपने लिए वक्त निकाला, हमारे दर्शकों से जानकारी दी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच आशुतोष। आपके साथ बात करना हमेशा एक बहुत ही प्लेजर की बात होती है। Thank you, sir. It's a privilege for me. Thank you. Thank you.